देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप को। अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी और इनके कुछ वर्क्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जितने भी अलेक्जेंडर पोप ने अच्छे वर्क लिखे हैं, मैं उनको नाम भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप उन्हें पढ़ लें और एग्जाम को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएं। सबसे पहले इनके बर्थ की बात कर लेते हैं। इनका बर्थ जो हुआ था वो 21 मई 1688 को इनका जन्म हुआ था और 30 मई 1744 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये थी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन अलेक्जेंडर पोप के बारे में, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में। अब बात करते हैं इनकी एज से कि ये किस एज से बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा होगा तो आपने न्यो क्लासिकल एज को पढ़ा ही होगा। और ये स्टार्ट कब से होती है न्यो क्लासिकल एज? ये 1660 से स्टार्ट होती है और इसका एंड हम 1798 तक मानते हैं, क्योंकि 1798 में एक नई एज स्टार्ट हो गई थी जिसका नाम है रोमांटिक एज। वो लिरिकल बैलेट्स के पब्लिश होने के बाद स्टार्ट हुई थी, तो हम 1798 तक इस न्यू क्लासिकल एज को मान सकते हैं। अब इसे भी हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले द रेस्टोरेशन एज। जो रेस्टोरेशन एज है ये 1660 में स्टार्ट हुई थी और 1700 तक ये चली थी। इस रेस्टोरेशन एज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है एज ऑफ ड्राइडन। ठीक है, ये चीजें आप नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। यदि आप भूल गए तो परेशानी वाली बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें ऑगस्टन एज की तो दोस्तों ये स्टार्ट होती है 1700 से लेकर 1745 तक और इसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। देखिए यहां पर ये एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप जो है वो कौन सी एज कही जाती है? अगस्टन एज को कहते हैं हम लोग। और ये 1700 से स्टार्ट हुई थी 1745 तक। ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना। अब यहां पर कोई भी एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी एज के सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फेमस पोएट थे, ठीक है, राइटर थे। इसी वजह से इनके नाम से ही उस एज को जाना जाने लगा। नेक्स्ट है इसके अंदर द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और ये जो एज थी इसको स्टार्ट हुआ था 1745 से लेकर 1798 तक। इसे हम एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम अलेक्जेंडर पोप की। जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले दोस्तों बर्थ की बात कर लेते हैं। जो अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था वो 21 मई 1688 में हुआ था। सबसे पहले ये चीज आप जान ले, और ये लंदन इंग्लैंड में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये क्या थे? ये इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, और इसके अलावा ये अपने सैटायर लिखने के लिए भी जाने जाते थे। अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स की। इनके पेरेंट्स में सबसे पहले इनके फादर का नाम भी अलेक्जेंडर पोप ही था। लेकिन आप लोग जानते होंगे जब ये पिता का और बेटे का नाम एक ही होता है तो इनके नाम के आगे पीछे जो है सीनियर और जूनियर लग जाता है। तो इनके पिता का नाम अलेक्जेंडर पोप सीनियर था और इनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर पोप जूनियर। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इनकी मदर का नाम। इनकी मदर का नाम है एडिथ पोप। ठीक है, और ये दोनों जो थे, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये अलेक्जेंडर पोप सीनियर, मतलब अलेक्जेंडर पोप के माता पिता जो थे ये रोमन कैथोलिक थे। दोस्तों रोमन कैथोलिक होना भी उस टाइम पे अपने आप में एक अपराध था कि वो जो लोग थे, इस रिलीजन के जो लोग थे, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। आगे मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा हम डेथ की बात करें तो 30 मई 1744 को अलेक्जेंडर पोप की डेथ हो गई थी। आई होप यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। अलेक्जेंडर पोप, देखिए मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म हुआ था वो 21 मई 1688 में हुआ था। ये चीज मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, लेकिन यहां पर
इसको बताने का एक मेन मकसद है कि इसी साल में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते थे। तो आप लोगों को एक नई चीज यहां पर जानने के लिए मिली कि अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर ब्लडलेस रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो आप इसका आंसर भी 1688 ही देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पोप इज नोन फॉर हिज सैटायरिकल वर्स। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो पोप थे वो जाने जाते थे किस लिए? अपने सैटायर लिखने के लिए पोप जाने जाते थे, और इसके अलावा अपनी ट्रांसलेशन के लिए भी ये फेमस थे। क्या इन्होंने ट्रांसलेट किया था? इन्होंने होमर को ट्रांसलेट किया था। देखिए, एक्चुअली इन्होंने होमर को ट्रांसलेट नहीं किया था, होमर के वर्क को ट्रांसलेट किया था। जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि होमर जो है किसी वर्क का नाम है, नहीं, ये एक राइटर का नाम है। एंशिएंट ग्रीक राइटर हैं ये, जिनका नाम है। माना जाता है कि जो इलियाड और ओडेसी है, इलियाड और ओडेसी को किन्होंने लिखा था? होमर ने ही लिखा था, और अलेक्जेंडर पोप ने इन दोनों वर्क की ही ट्रांसलेशन की थी। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो हैं ये बहुत ही एंशिएंट एपिक हैं, दोनों के दोनों, द इलियाड और ओडेसी, ये दोनों बहुत ही एंशिएंट एपिक हैं। इनको अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था, जिनकी वजह से अलेक्जेंडर पोप को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। पोप इज फेमस फॉर हिज यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर जो पोप जाने जाते थे, किस लिए जाने जाते थे? क्योंकि इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया था, भरपूर इस्तेमाल किया था, इसीलिए इन्हें मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट भी कहा जाता था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हीरोइक कपलेट है उसको तो कोइन किया था या इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश के अंदर किसने? जोफ्री चौसर ने। आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सोच रहे हैं, जोफ्री चौसर ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। फादर ऑफ हीरोइक कपलेट जो हैं वो जोफ्री चौसर ही हैं, लेकिन मैं आपसे मास्टर की बात कर रहा हूं। अब ये मास्टर में और जो फादर है उसमें क्या? देखिए, जो जोफ्री चौसर हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बनाया था। मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज करके इसको परफेक्शन, इसकी कमियों को दूर किया था, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था, लोग इसे जानने लगे थे इसके बाद। तो परफेक्शन जो लेकर आए थे ना हीरोइक कपलेट के अंदर, वो कौन लेकर आए थे? अलेक्जेंडर पोप लेकर आए थे, इसीलिए इन्हें मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे फादर पूछा जाए तो फादर ऑफ हीरोइक कपलेट जोफ्री चौसर ही हैं। इन्होंने हीरोइक कपलेट को अपने एक वर्क लेजेंड ऑफ गुड वुमेन के अंदर इन्होंने इन्वेंट किया था। इसके बाद इन्होंने, जोफ्री चौसर ने इसे अपने ही एक दूसरे वर्क द कैंटेबरी टेल्स के अंदर भी इस्तेमाल किया था। आई होप इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अलेक्जेंडर पोप जो हैं इनको विलियम शेक्सपियर के बाद द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन, देखिए यहां पर इसको याद रखना, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर पोप को द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन के अंदर कौन से स्थान पर रखा गया है? तो आपको बताना है सेकंड स्थान पर रखा गया है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बाद ये सेकंड फ्रीक्वेंटली मोस्ट कोटेड कह सकते हैं इनको राइटर, कि इनकी कोटेशन शेक्सपियर के बाद सबसे ज्यादा फेमस थी इस डिक्शनरी के अंदर। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, बहुत ही ज्यादा फेमस इनकी कोटेशन है, टू इर इज ह्यूमन। देखिए यहां पर टू इर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब जो गलती करना एक्शन जो है, मान लीजिए वो किसका है? ह्यूमन का है, और जो माफ करने का एक्शन है वो किसका है? वो डिवाइन है, देव्य गुण है। तो इसके अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है। आप उस फिगर ऑफ स्पीच को मुझे कमेंट में बताइए कि इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है। अगला है, ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। देखिए, कभी कभी आप यहां पर लर्निंग की जगह जो क्या देखेंगे, आप नॉलेज भी देखेंगे। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो जो नॉलेज वर्ड है वो यहां पर गलत है, क्योंकि जो अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को देखेंगे जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, वहां पर लर्निंग शब्द ही है, तो वहां पर लर्निंग शब्द ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नॉलेज जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेशक इस लर्निंग का जो मतलब है यहां पर नॉलेज ही है। अब एक और यहां पर देखिए लाइन, यहां पर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड।
और यहां पर दोस्तों इसका मतलब है कि जिस काम को करने में बुद्धिमान लोग या फिर भगवान की जो एंजल्स होती हैं वो भी घबरा जाती हैं, उस काम को जो फूल्स हैं मतलब जो मूर्ख इंसान है वो बिना हेजिटेशन के ही कर देते हैं। यहां पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। आप इस फिगर ऑफ स्पीच को भी मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच क्यों नहीं बता रहा हूं। भाई लोगों, आप टेंशन मत लो, जब मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों की कवर कराऊंगा। अब ये एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, ये तीनों की तीनों कोटेशन जो हैं एस्से ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई हैं, जो लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, और इसको पब्लिश करवाया था इन्होंने 1711 में। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। पोप की जो एजुकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुई थी, मतलब ये अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं ले पाए थे। क्यों नहीं ले पाए थे? क्योंकि उस समय पर एक एक्ट आया था जिसका नाम है टेक्स्ट एक्ट। अब इस एक्ट की वजह से क्यों ये एजुकेशन नहीं ले पाए? क्योंकि ये जो एक्ट था ये एक पूरी की पूरी सीरीज थी। किस चीज की? लॉज की, कानूनों की सीरीज थी, जो किसके लिए बनाए गए थे? रोमन कैथोलिक लोगों के लिए बनाए गए थे, जो इस धर्म को फॉलो करते थे उनके लिए बनाए गए थे, या फिर नॉन कन्फॉर्मिस्ट जो लोग थे उनके लिए ये बनाए गए थे। अब इस लॉ के अंदर जब ये टेस्ट एक्ट आया था तो रोमन कैथोलिक के लिए जो चीजें थी वो क्या क्या बैन कर दी गई थी, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने यहां पर बोल्ड कर दिया है। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए टीचिंग बैन कर दी थी कि आप कहीं भी जो है पढ़ा नहीं सकते हो, और जो लोग एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो कहां पर एजुकेशन नहीं ले सकते? यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन नहीं ले सकते, ना ही उनको वोटिंग का राइट है और ना ही वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो इनका जीना जो है ना, जो रोमन कैथोलिक लोग थे, इनका जीना जो है बहुत ही ज्यादा दुश्वार हो रहा था। ये लोग कोई भी अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी ही वजह से इनके माता पिता ने ये डिसीजन लिया था कि ये अब लंदन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जब 1700 आया, जब पोप लगभग 12 साल के थे, देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1688 में हुआ था। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं आपसे 1700 की। तो इनकी फैमिली एक छोटे से स्टेट में मूव हो गई जिसका नाम था पोप्सवुड, और ये कहां पर था? बिन फील्ड के अंदर ये था। ठीक है, और जहां पर जाकर ये एक इंसान के साथ दोस्त बने जिनका नाम था जॉन कैरल। इस नाम को आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि इस नाम से आप आगे भी जाकर इस वीडियो के अंदर ही वाकिफ होंगे। ठीक है, जॉन कैरल जो थे ये अलेक्जेंडर पोप से कम लगभग जो है 20 साल जो है ये बड़े थे। और ये जो थे जॉन कैरल, ये बहुत सारे लिटरेरी वर्ल्ड के जो लोग थे, मतलब बहुत सारे राइटर्स को भी जानते थे, जिन्होंने जॉन कैरल ने अलेक्जेंडर पोप को कई ऐसे राइटर्स से मिलवाया जिन्होंने अलेक्जेंडर पोप को लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अब ये जॉन कैरल कौन है, मैं आपको छोटा सा इनका रेफरेंस बता देता हूं। ये वही इंसान है जिनके लिए अलेक्जेंडर पोप ने अपनी द रेप ऑफ द लॉग जो है डेडिकेट की थी। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर जब अलेक्जेंडर पोप सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, जब अलेक्जेंडर पोप जो सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे तो इनको बहुत सारी डिसीज हो गई थी, बहुत सारी इलनेस का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। तो उनमें से सबसे मेजर जो डिसीज थी इनकी कौन सी थी? पोर्ट डिसीज थी। पोर्ट डिसीज क्या होता है? ये ट्यूबरक्लोसिस एक तरह से बीमारी होती है, टीबी की बीमारी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, उसकी डिसीज थी जो हड्डियों को बढ़ने से रोक देती है। ठीक है, हड्डियों की जो ग्रोथ है उसको पूरी तरह से रोक देती है, जिसकी वजह से दोस्तों जो अलेक्जेंडर पोप है उनकी हाइट जो है 4 फीट 6 इंच या फिर 8 इंच, कहीं कहीं पर आपको ये 6 इंच लिखा मिलता है और कहीं कहीं पर आपको ये 8 इंच लिखा मिलता है। तो अलेक्जेंडर पोप की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाई, इसी वजह से इनकी शादी भी नहीं हो पाई थी। अलेक्जेंडर पोप ने ट्राई भी किया शादी करने का, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई थी। अब जिन लोगों की समझ में ये नहीं आया है कि पोर्ट डिसीज जो होती है वो किस तरह की डिसीज होती है, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा। देखिए आपने इस तरह के इंसान देखे होंगे जिनकी कमर की साइड जो है एक हड्डी का ये जो होता है, हड्डी या मांस इसे मान लीजिए, जो भी है कुबड़ा टाइप का जो निकल आता है, इस तरह की डिसीज जो होती है इसको हम
पोर्ट डिसीज बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी जो है सही से नहीं हो पाती। तो इस तरह की जो डिसीज थी, ये ही डिसीज थी अलेक्जेंडर पोप को। आई होप आप लोगों को ये पोर्ट डिसीज अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही मोस्टली एजुकेटेड हिमसेल्फ बाय रीडिंग द वर्क्स ऑफ क्लासिकल राइटर्स। देखिए, अलेक्जेंडर पोप को कहीं से भी अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं मिली थी बिकॉज ऑफ टेस्ट एक्ट। जो टेस्ट एक्ट था उसने बहुत सारी चीजों को करने के लिए रोक दिया था। किसको? रोमन कैथोलिक्स को। ठीक है, तो इनकी एजुकेशन सही से नहीं हो पाई, तो इन्होंने जो क्लासिकल राइटर थे उन्हीं को फॉलो किया, उन्हीं को पहले पढ़ा, उन्हीं से चीजें सीखी। तो अगर हम सैटायर की बात करें कि ये सैटायर कहां से लिखना सीख गए, तो इन्होंने होरेस और जुविनल को फॉलो किया था, जहां से इन्हें सैटायर लिखने या फिर सैटायर लिखने की पूरी तरह से इंस्पिरेशन मिली थी। इसके अलावा इन्होंने एपिक पोएट्स जो थे, कौन? होमर और वर्जिल, इनको पढ़ा। अगर हम बात करें इंग्लिश राइटर्स की, तो जोफ्री चौसर को इन्होंने स्टडी किया, विलियम शेक्सपियर को किया, जॉन ड्राइडर को इन्होंने स्टडी किया, जिन लोगों से इन्होंने सीखा। ठीक है, तो एजुकेशन नहीं मिल पाई तो इन्होंने खुद ही मेहनत करके सारी चीजें सीख ली। अब बात करते हैं इनके वर्क्स में एक खास वर्क की जो आया था 1709 में, उसका नाम है पास्टोरल्स। इस वर्क का नाम है पास्टोरल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक ऐसा वर्क है जिसकी वजह से अलेक्जेंडर पोप को फेम मिलना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद 1711 में एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म आया था। देखिए, एक और खास चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। यदि आप लोग सोचते हैं कि जो ये एसे है सिर्फ और सिर्फ प्रोज में लिखा जाता है, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। इस गलतफहमी को अलेक्जेंडर पोप ने आप लोगों को दूर कर दिया है आप लोगों की, कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये पोएटिक वर्स में लिखा हुआ है, मतलब वर्स में लिखा हुआ है, मतलब पोएट्री फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है? एसे है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है एसे ऑन मैन, जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, वो भी वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोज में नहीं है। तो एसेज को हम प्रोज और पोएट्री दोनों में लिख सकते हैं। ये चीज अलेक्जेंडर पोप ने प्रूव कर दी थी यहां पर। और ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये कब पब्लिश हुआ था? 1711 में पब्लिश हुआ था। और इसकी वजह से भी अलेक्जेंडर पोप को जो है फेम मिला था। ये भी काफी अच्छा वर्क है इनका, और इसकी जो कोटेशंस हैं वो बहुत फेमस है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करते हैं पोप के जो फ्रेंड थे वो कौन कौन बने थे। देखिए, 1711 में, 1711 की मैं बात कर रहा हूं, 1711 की मैं बात कर रहा हूं, तो इनकी जानकारी जो है अलेक्जेंडर पोप की कुछ राइटर्स से हो गई थी। जैसे कि उनके नाम है, इनको याद रखना आप, जॉन गे, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पेनल एंड जॉन आर्बटनॉट। ये कुछ राइटर हैं जिनसे पहचान हो गई थी अलेक्जेंडर पोप की। अब इन राइटर्स ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था अपना। ठीक है, एक ग्रुप बना लिया था। इसको एक क्लब के नाम से जाने लगा, जिसका नाम था द सैक्रिबलरस क्लब। इस नाम से इन लोगों को जाना जाने लगा। अब ये क्या था? एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ ऑथर्स था। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था ग्रुप? ये हुआ था 1714 में। ठीक है, और इसका एंड कब हुआ था? जब इन सारे के सारे राइटर्स की डेथ हो गई थी 1745 तक, तो ये इस ग्रुप का भी एंड हो गया था। आई होप यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो अपने ट्रांसलेशन के लिए भी जाना जाते थे। तो अलेक्जेंडर पोप जो हैं उन्होंने होमर को ट्रांसलेट किया था, जिनकी वजह से ये जाने गए थे। अब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, इन्होंने होमर के इलियाड और ओडेसी को ट्रांसलेट किया था। जब ये ट्रांसलेट कर चुके थे तो इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे इसी ट्रांसलेशन से, जिसकी वजह से इन्होंने एक विला खरीद लिया था। तो होमर की ट्रांसलेशन की वजह से इनके पास बहुत पैसा आ गया था। अब इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एक अलेक्जेंडर पोप का, जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। ये वर्क आपसे वेरियस एग्जामिनेशन में, ये पहली बात तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगाया गया है, और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो ये आपसे पूछा जाता है। जो द रेप ऑफ द लॉक है, ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया एक मॉक एपिक है। क्या है? एक मॉक एपिक है।
मोक एपिक नैरेटिव पोयम भी ये आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो इसको मोक एपिक बताया था, लेकिन ये तो एक मोक हीरोइक नैरेटिव पोयम है, तो आप इसे कंफ्यूज ना हो। इन दोनों के नाम से ही हम जान सकते हैं। हीरोइक कपलेट, इसको किस में लिखा था? इन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा था, और आप जानते ही होंगे इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल होता है। तो द रेप ऑफ द लॉक के अंदर अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया है, आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है, और ये एक मॉक एपिक है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा क्यों चीजें बता रहा हूं, क्यों इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करते हैं इसके पब्लिकेशन की। देखिए, सबसे पहले ये 1712 में 1712 में पब्लिश हुआ था, और ये अलेक्जेंडर पोप के नाम से पब्लिश नहीं हुआ था जब पहली बार पब्लिश हुआ था। तो देखिए, पहली बार अगर से आपसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक जो है वो कब पब्लिश हुआ था, तो आप लोगों को 1712 इसका जो है आंसर देना है। और कितने कैंटोज में हुआ था? 2 कैंटोज में ये पब्लिश हुआ था। पहली इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसकी पब्लिकेशन की दूसरी इंफॉर्मेशन, ए रिवाइज्ड एडिशन। देखिए, यहां पर इस दा को आप हटा लीजिए। ए रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस पोएम केम इन 1714। देखिए, रिवाइज एडिशन जो है इस पोएम का, द रेप ऑफ द लॉक का, ये कब आया था? 1714 में आया था। अब रिवाइज एडिशन मिले या फिर आपको ये मिले यहां पर लिखा हुआ एनलार्ज एडिशन, इन दोनों में से ही आप कोई भी समझ लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि इसके साथ ये कुछ एनलार्ज यानी कुछ एडिट भी हुआ था। अब क्या एडिट हुआ था? जो 1712 में आया था, मैंने आपको बताया था, उसमें से 2 कैंटो थे। जो 1714 में आया था उसमें 3 कैंटोज को और एडिट किया गया था। तो टोटल कितने कैंटोज में ये पोयम है? ये 5 कैंटोज में पोयम लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका एक फाइनल और वर्जन आया था, फाइनल फॉर्म में भी ये पब्लिश हुआ था। और कब पब्लिश हुआ था? 1717 में। इसके अंदर क्या एडिट हुआ था? इसमें जितने भी करेक्शन इन 5 कैंटोज में थे वो करेक्शन किए गए थे, ठीक है। सारे के सारे करेक्शन किए गए थे, और स्पीच को, एक स्पीच को इसमें ऐड किया गया था। किसकी स्पीच को? क्लैरिसा की स्पीच को। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1717 में जब द रेप ऑफ द लॉक का फाइनल एडिशन आया था तो उसके अंदर किसकी स्पीच को एडिट किया गया था? तो उसका नाम है क्लैरिसा। क्लैरिसा की स्पीच को उसमें एडिट किया गया था। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपको लोगों को बताता हूं इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की। देखिए, यहां पर दिस पोयम इज बेस्ड ऑन ए रियल इंसिडेंट। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, द रेप ऑफ द लॉक जो है ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड पोयम है। जो इंसिडेंट इनके फ्रेंड कौन? जॉन कैरल, जो मैंने आप लोगों को बताया था। आप इस नाम को याद रखना, ये आपको इस वीडियो के अंत में भी मिलेगा। तो ये रहा वो नाम, फिर से एक बार। जॉन कैरल जो है इनके फ्रेंड थे। इन्होंने एक इंसिडेंट नरेट किया था किसके सामने? अलेक्जेंडर पोप के सामने, और इनसे कहा था कि तुम इसके ऊपर एक पोयम लिखो। तो अलेक्जेंडर पोप ने तब द रेप ऑफ द लॉक जो है लिखी थी। अब बात करते हैं इसके डेडिकेशन की। तो देखिए दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में डेडिकेशन के बारे में पूछा जाए तो जो जॉन कैरल है, इन्हीं को अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक को डेडिकेट किया है। इसके अलावा देखिए, यहां पर कुछ वर्क्स की लिस्ट यहां पर बनी हुई है, तो आप इन वर्क्स को देख लेना, इनके जोनर को देख लेना, इनकी पब्लिकेशन डेट को देख लेना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख लेना। इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को इनके डिटेल में बताऊंगा तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, तो इन्हें आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क हैं अलेक्जेंडर पोप के। आई होप ये इंफॉर्मेशन जो भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दी है बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।